हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि रियल एनालिसिस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये चेक करेंगे कि नेट एग्जाम में रियल एनालिसिस कितने मार्क्स की आती है, गेट एग्जाम में रियल एनालिसिस कितने मार्क्स की आती है, और साथ ही साथ आईआईटी जैम। ठीक, तो आईआईटी जैम में रियल एनालिसिस कितने मार्क्स की आती है। तो हम पहले लिस्ट बनाते हैं उन चैप्टर्स की, यूनिट्स की, जो हम रियल एनालिसिस में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है फंक्शन। पहला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं रियल एनालिसिस में वो क्या है, हमारा फंक्शन। 11th क्लास से फंक्शन को डिस्कस करते रहते हैं। तो फंक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कभी कभी नेट एग्जाम में फंक्शन का क्वेश्चन आ जाता है, काउंटिंग ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन या सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारा कई बार आया हुआ है। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो हम पढ़ने वाले वो है काउंटेबिलिटी। सेकंड टॉपिक जो पढ़ेंगे वो क्या है, हमारा काउंटेबिलिटी। उसके बाद थर्ड टॉपिक है हमारा पॉइंट सेट टोपोलॉजी। पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ठीक, ये थर्ड चैप्टर है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर होगा हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, ठीक। उसके बाद फिफ्थ टॉपिक है हमारा लिमिट। लिमिट कॉमा कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस फंक्शन कॉमा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन, ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन, ठीक। ये हमारी फिफ्थ यूनिट होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे रीमान इंटीग्रेबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन या बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिर से सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। ये सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस है। और ये चैप्टर जो है हमारा फोर्थ नंबर वो क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। दोनों ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, ठीक। तो ये हमारा सिलेबस है रियल एनालिसिस का। इसमें नेट और गेट एग्जाम का मैक्सिमम सिलेबस कवर जो हो जाएगा हमारा, जो कि इम्पोर्टेंट सिलेबस है, ठीक। तो ये कितनी यूनिट्स हैं हमारे पास, 8 यूनिट्स, ठीक। 8 यूनिट है, जिसमें हमारे पास फंक्शन वाली यूनिट थोड़ी छोटी यूनिट है, ठीक। तो ये हमारा एक या दो लेक्चर में कवर हो जाएगी इसकी थ्योरी और क्वेश्चंस, ठीक। उसके बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक पहले हम काउंटेबिलिटी की थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे साथ के साथ। उसके बाद प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, चाहे वो नेट का हो, चाहे गेट का हो, चाहे जैम का हो, चाहे टिफर एनबीएचएम का हो, तो सभी का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। ऐसे ही 1 बाय 1 हम टॉपिक पढ़ते रहेंगे। अब रही बात की वेटेज, तो नेट एग्जाम में जो रियल एनालिसिस का वेटेज होता है वो होता है 55 to 70 मार्क्स, ठीक। और इतना सिलेबस पढ़ने के बाद और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के बाद इतना कंफर्म है कि अगर हम इतना ध्यान से पढ़ लेंगे तो 55 to 70 मार्क्स की रियल एनालिसिस आती है नेट के एग्जाम में, तो हम 40 to 45 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। और अगर नेट के एग्जाम में किसी बच्चे के 40 या 35 रियल एनालिसिस में मार्क्स आएंगे तो इतना कंफर्म है कि उसका नेट एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है हमारा गेट। तो गेट एग्जाम में जो रियल एनालिसिस का वेटेज होता है वो 10 to 13 मार्क्स होता है, जिसमें हम 9 to 11 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। तो ये गेट का सिलेबस है, गेट का वेटेज हो गया मार्क्स का, और ये हमारा नेट का हो गया। इसके बाद रही बात आईआईटी जैम की।
तो IIT जेम में ये सारी रियल तो नहीं होती है, जैसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वगैरह उसमें नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन, काउंटेबिलिटी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। तो IIT जेम के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो IIT जेम में जो रियल एनालिसिस होती है हमारी आती है 25 to 30 मार्क्स की, और इसके क्वेश्चन नेट से बस थोड़ा अप एंड डाउन लेवल के रहते हैं, तो ये भी हम आराम से 20+ मार्क्स की अटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है, इधर हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे चैप्टर हमको कवर करने हैं, कोई भी चैप्टर हमने स्किप नहीं करना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा फंक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन की डेफिनेशन। बिल्कुल हम डेफिनेशन को रिकॉल करने के लिए चैप्टर पढ़ रहे हैं, बाकी 11th क्लास से ही चैप्टर हम पढ़ते आते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले कि फंक्शन क्या होता है कि लेट a and b are two non-empty sets, सेट। ए और बी क्या है हमारे दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन ए रूल और मेथड which assign every element of A to a unique element of B is called function from the set A to the set B। ठीक, denoted by f is a function from A to B। ठीक, तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि ए और बी हमारे पास क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन ए रूल और मेथड, ठीक, which assign every element of A to a unique element of B is called function। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि A क्या होता है यहाँ पर हमारा डोमेन, B क्या होता है हमारा यहाँ पर कोडोमेन। A क्या है हमारा डोमेन और B क्या है कोडोमेन। तो कोई भी ऐसा रूल फ्रॉम द सेट A to the set B set to be a function if every element of domain assign a unique element of the codomain, यानी डोमेन का हर कोई मेंबर कोडोमेन के यूनिक मेंबर के साथ क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए या असाइन होना चाहिए। तो ऐसा रूल जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। जैसे बहुत सिंपल डेफिनेशन। इसके बाद हम एक चीज और डिस्कस करते हैं कि डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, एक चीज क्या होती है रेंज। तो रेंज क्या होता है, आउटपुट। ठीक, डोमेन के सारे पॉइंट पे हम फंक्शनल की वैल्यू निकालेंगे और जो हमारे आउटपुट आएंगे उसको हम क्या कहते हैं, रेंज। तो रेंज क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ए। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक, अब इसके बाद फंक्शन का एक एग्जांपल लिखते हैं। ठीक, कि एग्जांपल क्या होगा फंक्शन का। तो सपोज करो कि f फ्रॉम r टू r, ठीक, ये कोई मैपिंग है सच दैट f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये फंक्शन है हमारा, फंक्शन का एग्जांपल है। क्यों फंक्शन का एग्जांपल है, यहाँ पर डोमेन कितना है हमारा, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर, कोडोमेन कितना है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो देखो ध्यान से, डोमेन के एवरी एलिमेंट को ये फंक्शन क्या कर देगा, मैप कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि इसमें क्या रियल नंबर,
और हमारा जो फंक्शन है अगर उसको हम x देंगे तो आउटपुट क्या देने वाला है, वो एक्स स्क्वायर। ठीक, और एवरी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, रियल नंबर। तो एवरी एलिमेंट की क्या है, इमेज मिलेगी, और इमेज भी किसके अंदर होगी, देखो कोडोमेन के एलिमेंट के अंदर। एवरी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, रियल नंबर। तो ये क्या है, हमारा एक फंक्शन का एग्जांपल। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक, जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक। क्या है हमारे पास, टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक, इसमें फर्स्ट टाइप है हमारा वन वन फंक्शन। वन वन बोलो या इंजेक्टिव बोलो, वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक, अब वन वन फंक्शन तो डेफिनेशन लिखते हैं कि ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी वन वन। ठीक, ऐसे करके भी नोटेशन है हमारा वन वन का। इज सेड टू बी वन वन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट of A has distinct image, या if distinct element of A have distinct image in B। ठीक, तो देखो वन वन फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन होगा अगर डोमेन के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं वो क्या रखें, डिस्टिंक्ट इमेज रखें, इसके अंदर कोडोमेन के अंदर। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की अगर इमेज डिस्टिंक्ट होगी तो ऐसे फंक्शन हमारे क्या होते हैं, वन वन फंक्शन। ठीक, और वन वन फंक्शन को ये कहना चाह रहा है कि दैट इज कि एफ फ्रॉम ए टू बी ये कोई फंक्शन है इज वन वन। कि हम कई बार हमारे पास फंक्शन गिवन है तो हम प्रूफ कैसे करेंगे कि फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो एफ फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी वन वन इफ, कब वो वन वन होगा, इफ एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। अगर हम फंक्शनल वैल्यू इक्वल लेके चलें और फंक्शन की वैल्यू को हम क्या दिखा दें, फंक्शनल वैल्यू दो एलिमेंट पर इक्वल लेके चलें और एलिमेंट को क्या दिखा दें, इक्वल। तो अगर इस कंडीशन को होल्ड करेगा तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा। या हम ऐसा कह सकते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके चलें एक्स वन इज डज नॉट इक्वल टू एक्स टू, तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ठीक, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट और उनकी फंक्शनल वैल्यू भी क्या आ जाए, डिस्टिंक्ट आ जाए। तो इनमें से कोई भी कंडीशन अगर होल्ड होगी तो वैसा फंक्शन हमारा क्या होगा, वन वन फंक्शन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के लिए कि हमने एक फंक्शन कंसीडर करा है, एफ कोई फंक्शन है हमारा फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, ये फंक्शन है। अब हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है हमारा वो वन वन है या नहीं है। ठीक, तो चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा वन वन होगा या नहीं होगा। अब देखो वन वन प्रूव करने के लिए क्या लेके चलेंगे कि अगर फंक्शनल वैल्यू इक्वल लेके चलेंगे तो एलिमेंट क्या आने चाहिए हमारे, इक्वल। तो मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो ध्यान से देखोगे एक्स वन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, प्लस माइनस एक्स टू के इक्वल। यानी परफेक्ट नहीं आई हमारी एक्स वन और एक्स टू इक्वल, प्लस माइनस। यानी अगर प्लस का होगा तो एक्स वन एक्स टू इक्वल हो जाएंगे, और अगर हम माइनस का साइन लेंगे तो एक्स वन एक्स टू हमारे इक्वल नहीं होंगे। यानी कुछ ना कुछ फंक्शन में प्रॉब्लम है। अब देखो ध्यान से, अगर हम एक्स वन को वन ले लें और एक्स टू को हम माइनस वन ले लें, ठीक, तो ये क्या है, हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। बट इसके करस्पॉन्ड जो फंक्शनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वन का स्क्वायर वन
-1 के करस्पॉन्ड जो फंक्शनल वैल्यू आएगी वो कितनी आने वाली है, -1 का स्क्वायर भी कितना होगा 1। तो फंक्शनल वैल्यू क्या आ गई हमारी इक्वल, एलिमेंट क्या थे डिस्टिंक्ट, फंक्शनल वैल्यू क्या आ गई इक्वल, एलिमेंट क्या थे डिस्टिंक्ट और फंक्शनल वैल्यू निकाली वो क्या आ गई इक्वल। तो ये क्या होगी 1 की कंडीशन होल्ड नहीं होगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 1 नॉट 1 इज नॉट 1। ठीक है, तो ये फंक्शन आर टू आर में हमारा 1 नहीं होगा। तो बाय डेफिनेशन ऐसे चेक करेंगे और डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं कि ठीक। तो डायग्राम बनाते हैं, कुछ फंक्शंस के डायग्राम बनाते हैं। सपोज करो कि ये हमारा एक फंक्शन है फ्रॉम दी सेट ए टू दी सेट बी और एफ कोई फंक्शन है। हमें चेक करना है कि कुछ फंक्शन लिखें ये 1 है या नहीं है। ठीक, एक फंक्शन हमारा ये है, अभी डिफाइन करेंगे। एक फंक्शन हमारा ये है ए बी 1 2 3 4 ए बी सी। ठीक, और एक फंक्शन ये है 1 2 3 और इधर जो है हमारा ए बी सी डी। ये सेट ए है, ये सेट बी है। यहाँ से यहाँ पर एक फंक्शन एफ डिफाइन करा है, यहाँ से यहाँ पर फंक्शन एफ डिफाइन करा है। फंक्शन क्या है 1 को ए पर, 2 को बी पर, 3 को सी पर और 4 को डी पर। यहाँ पर हमने मैप कर दिया। ठीक, अब हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 है या नहीं। तो देखो फर्स्ट वाला जो फंक्शन है हमारा, फर्स्ट वाला फंक्शन क्या है 1 की डेफिनेशन क्या है कि डोमेन का डिस्टिंक्ट एलिमेंट कोडोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट पर क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए। तो देखो यहाँ सब एलिमेंट डिस्टिंक्ट है और डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहाँ पर मैप हो रहा है, कोडोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट पर। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1। अब इसको देखो डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अब देखो 3 और 4 क्या है डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, लेकिन ये मैप कहाँ पर होते हैं सी पर। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की जो इमेज है वो क्या आ गई, सेम इमेज आ गई, यानी ये हमारा नॉट 1 क्या होगा 1 नहीं होगा। उसके बाद ये एग्जांपल है, अब देखो इसको भी ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज क्या आती है डिस्टिंक्ट। तो हम ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं, ये भी फंक्शन क्या होगा 1 फंक्शन। इसके बाद एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि हम 1 को डेफिनेशन से भी चेक कर सकते हैं और एक टेस्ट होता है हमारे पास 1 चेक करने का, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। ठीक, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्या होता है हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। ठीक, ये कब यूज करना, जैसे हमें किसी फंक्शन कोई कर्व गिवन है, कोई फंक्शन गिवन है या किसी फंक्शन का ग्राफ गिवन है, तो वो कर्व हमारी 1 होगी या नहीं होगी। तो हम कर्व से कैसे डायरेक्ट चेक करें कि वो 1 है या नहीं है। तो देखो चेक करते हैं, कुछ कर्व बनाते हैं पहले। ठीक, एक सेमी सर्किल बना लेते हैं और 4th वन बना लेते हैं हमारा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, तो 0 0 से पास होता है। अब देखो इन्हें ध्यान से, 4 फिगर है हमारे, 4 कर्व हैं। हमें चेक करना है कि कौन कौन से कर्व हमारे 1 हैं और कौन कौन से कर्व 1 नहीं है। तो देखो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट ये कहता है कि कर्व के किसी भी पॉइंट पर हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें। हॉरिजेंटल लाइन का मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो जहाँ पर कर्व है उसके किसी भी पॉइंट पर हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें, अगर हॉरिजेंटल लाइन कर्व को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर कट करती है, एग्जैक्टली 1, तो वैसा कर्व जो है हमारा वो क्या होगा 1 फंक्शन। और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो वैसा फंक्शन हमारा 1 फंक्शन नहीं होगा। देखो हमने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करी, तो हॉरिजेंटल लाइन ने कर्व को कितने पॉइंट पे कट कर दिया, 2 पॉइंट पे कट कर दिया। सपोज करो ए पॉइंट है बी पॉइंट है। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ नॉट 1। ठीक, इसका मतलब क्या हो, देखो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट की जो इमेज है वो क्या आ रही है सेम। अभी हमने चेक करा था ये क्या है हमारा पैराबोला y = x² फ्रॉम r to r। तो ये जो है 1 1 नहीं होगा।
ऐसे ही देखो, इस पर हॉरिजेंटल लाइन बनाओ, तो इसके किसी भी पॉइंट पर हॉरिजेंटल लाइन बनाओगे, चेक करोगे कर्व को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर। अगर कर्व को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर हॉरिजेंटल लाइन कट करेगी तो वैसा कर्व या वैसा फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 फंक्शन। उसके बाद देखो ये क्या हमारा सेमी सर्किल, हॉरिजेंटल लाइन बनाओ, कर्व को कितने पॉइंट पे कट करने वाली है, 2 पॉइंट पे, तो ये जो है हमारा 1 1 नहीं होगा। उसके बाद देखो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है, किसी भी पॉइंट पर हॉरिजेंटल लाइन बनाओ, कर्व को एग्जैक्टली कितने पॉइंट पर कट करेगी, 1 पॉइंट पे, तो ये ग्राफ जो है हमारा क्या होगा, 1 1 फंक्शन। तो हम हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट से भी किसी ग्राफ को 1 1 चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑन टू फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ऑन टू फंक्शन। ठीक, तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू को हम सरजेक्टिव भी बोलते हैं। ऑन टू का जो दूसरा नाम है वो क्या है, सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक, तो डेफिनेशन लिखते हैं कि ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट या इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट में लिख लो कोडोमेन, इफ ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एट लिस्ट वन प्री इमेज इन ए का मतलब क्या है, डोमेन। ठीक, तो ये ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन है कि ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन के हर किसी मेंबर के लिए हैज एट लिस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन। ठीक, क्या कहना चाह रहा है कि कोडोमेन का जो एवरी एलिमेंट है ना, उसके लिए डोमेन के अंदर क्या होनी चाहिए, हमारी प्री इमेज, एटलीस्ट 1 मेंबर ऐसा जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए डोमेन के अंदर जो उसकी प्री इमेज बनता हो। यानी इंडिपेंडेंटली क्या कहना चाहता है कि जो कोडोमेन है उसमें कोई भी मेंबर ऐसा ना हो जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे। ठीक, जैसे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। पहले सपोज करो ये हमारा फंक्शन है ए, ये सेट ए है, ये सेट बी है और एफ कोई फंक्शन है। तो ए बी सी डी इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, हमने 4 एलिमेंट ले लिए और ये फंक्शन डिफाइन करा है। अब इसको चेक करना है कि 1 1 है या नहीं है। एक और फंक्शन बना लेते हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एफ कोई फंक्शन डिफाइन करा है 1 2 3 4 ए बी सी, इसमें 3 एलिमेंट है, 1 को ए पर, 2 को बी पर, 3 को बी पर, 4 को भी बी पर। अब देखो फर्स्ट वाला कि 1 1 है या नहीं है, तो हमें सिर्फ क्या देखना है कि ऐसा फंक्शन जिसमें कोडोमेन के हर किसी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, एक ना एक प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। देखो कोडोमेन के एवरी एलिमेंट की प्री इमेज क्या होती है, एग्जिस्ट करती है, तो हमारा क्या होगा, ऑन टू। इसमें देखो कोडोमेन में एक एलिमेंट हमारे पास सी ऐसा है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी ये फंक्शन क्या होगा, नॉट ऑन टू, ऐसा फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। इसके बाद हम एक और एग्जांपल अगर लिखना चाहें, ठीक, तो प्रॉपर एग्जांपल की एफ कोई फंक्शन है हमारा आर टू आर, अभी लिखा था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये जो है हमारा वो ऑन टू नहीं है, इट नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक, ये क्यों नहीं ऑन टू फंक्शन, बिकॉज
देखो आउटपुट देखो, रेंज में कैसे एलिमेंट आने वाले हैं, रेंज में हम किसी भी रियल नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे वो क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी रेंज के अंदर क्या आएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी हमारे पास आउटपुट क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर। कोडोमेन कितना है, पूरा का पूरा रियल नंबर, और रेंज सेट कितना बनेगा, सिर्फ आर पॉजिटिव यूनियन जीरो। तो रेंज और कोडोमेन जो है हमारे इक्वल नहीं है, यानी कोडोमेन में ऐसे मेंबर हैं नेगेटिव रियल नंबर जो किसी की भी इमेज नहीं बनने वाले हैं। तो ये फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऑन टू, बिकॉज, ठीक, बिकॉज रेंज ऑफ एफ, एफ की जो रेंज होगी वो क्या होगी, आर पॉजिटिव यूनियन जीरो, ठीक, और जो कि क्या है, प्रॉपर सबसेट है हमारा रियल नंबर का, और ये क्या है, रियल नंबर हमारा कोडोमेन, ठीक, प्रॉपर सबसेट है, यानी ये रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, यानी रेंज कोडोमेन में ऐसे मेंबर हैं जो किसी की भी इमेज नहीं बनेंगे, तो ये फंक्शन जो है हमारा ऑन टू नहीं होगा, ठीक। और एक और चीज़ देखो, यहाँ से एक और हिंट मिल गई कि हम क्या कह सकते हैं ऑन टू होने के लिए, कि जो हमारी रेंज होगी, रेंज किसके इक्वल होनी चाहिए, कोडोमेन की। अगर रेंज और कोडोमेन हमारे इक्वल हैं तो ऐसा फंक्शन क्या होगा हमारा, ऑन टू फंक्शन, ठीक। तो ये शॉर्ट में ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए हमारे पास एक रिजल्ट टाइप है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैनी वन फंक्शन, ठीक। थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन है हमारा मैनी वन फंक्शन। तो डेफिनेशन लिखते हैं पहले, मैनी वन फंक्शन, डेफिनेशन से क्लियर है, मैनी वन फंक्शन यानी डोमेन में एक से ज़्यादा मेंबर ऐसे होंगे जिनकी इमेज क्या है, इक्वल, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज क्या होगी, इक्वल होगी, तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या होगा, मैनी वन फंक्शन। तो लिखो कि ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज मैनी वन if it is not वन वन। अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो ऐसा फंक्शन क्या होगा हमारा, मैनी वन, ठीक। वन वन क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज क्या होती है, डिस्टिंक्ट, और अगर वन वन नहीं है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज क्या है, डिस्टिंक्ट नहीं है, तभी वन वन नहीं होगा, यानी वैसा फंक्शन क्या होगा हमारा, मैनी वन। सपोज, ठीक, ए ये सेट है, ये सेट बी है, ए से बी में हमने एक फंक्शन डिफाइन करा, 1 2 3 ये एलिमेंट है, इसमें ए बी सी एलिमेंट है, तो हमने देखा कि ये फंक्शन है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या है, यहाँ पर 2 और 3 क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, उनकी इमेज क्या आ रही है, इक्वल, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी ये जो फंक्शन है हमारा ये नॉट वन वन। अगर नॉट वन वन है, अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, मैनी वन, ठीक। ऐसा एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, वन वन ना होने का, अभी एक एग्जांपल लिया था, प्रॉपर एग्जांपल, एफ आर टू आर एक फंक्शन है सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। एक और एग्जांपल अभी चेक करा था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज क्या आ रही है, इक्वल। डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या होंगे, जैसे x1 को हमने 1 ले लिया, x2 को -1 ले लिया, तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, इनकी इमेज क्या आ रही थी, f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी थी 1, f ऑफ x2 की वैल्यू भी कितनी थी 1, ये क्या है, इक्वल, ठीक। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट नहीं आई, यानी ये फंक्शन क्या है, नॉट वन वन। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट वन वन। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज मैनी वन, ठीक। डोमेन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो हम किस डोमेन में बात कर रहे हैं इस फंक्शन की, आर से आर डोमेन, ठीक। अगर हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक, सपोज करते हैं डोमेन को हमने इस क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हमने डोमेन ले लिया आर पॉजिटिव
और कोडोमेन हम कुछ भी ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, फंक्शन यही है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज क्या आने वाली है, डिस्टिंक्ट, क्योंकि अब हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं है, जिसके बेस पर हम ऐसा कह रहे थे कि नेगेटिव नंबर लें या पॉजिटिव नंबर लें, उनके आउटपुट क्या आने, इक्वल। अब हम पॉजिटिव नंबर लेंगे और डिस्टिंक्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे, वो भी क्या आने वाला है, डिस्टिंक्ट। तो ये जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, इज 1 1। अगर 1 1 हो गया तो क्या नहीं होगा, मैनी वन नहीं होगा। तो ये मैनी वन फंक्शन है हमारे ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनटू फंक्शन। ठीक, जो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट क्या है हमारा, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, ठीक, इनटू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज इनटू if it is not on to function। अगर कोई फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है, अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो ये फंक्शन क्या होगा हमारा, इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, ऑन टू नहीं होने का मतलब क्या है कि कोडोमेन में एक ना एक मेंबर ऐसा जरूर एग्जिस्ट करता है जिसकी प्री इमेज नहीं होती है। ठीक, जैसे कैसा फंक्शन, इनटू फंक्शन होगा कि ये हमारा कोई फंक्शन है ए टू बी, एफ कोई फंक्शन है, इसमें ए बी सी एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसको इस पर मैप कर दिया, इसको इस पे, इसको इस पे। तो देखो इसमें क्या है कि 4 एक एलिमेंट हमारे पास ऐसा है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, एक भी एलिमेंट कोडोमेन में ऐसा रह जाता है तो ये क्या होगा, नॉट ऑन टू। और अगर कोई फंक्शन नॉट ऑन टू है तो दिस इंप्लाइज दैट ये क्या होगा, इनटू फंक्शन। ठीक, तो ऐसा फंक्शन क्या होगा हमारा, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो ये इतने ही टाइप हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैनी वन इनटू, मैनी वन ऑन टू, ऐसे फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन थे जो हमारे ज़्यादा यूजफुल हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फंक्शन। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काउंटिंग ऑफ फंक्शंस। ठीक हो गया। अब देखो काउंटिंग ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पहले पढ़ लेते हैं। काउंटिंग हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे। तो एक फंक्शन और पढ़ लेते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन हमारा 1 1 है प्लस ऑन टू है, 1 1 प्लस ऑन टू, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन इम्प्लाइज बाइजेक्टिव। ठीक, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। अगर 1 1 है ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। और अगर हमारा कोई फंक्शन मान लो ऑन टू नहीं है 1 1 है तो भी बाइजेक्टिव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि बाइजेक्टिव कैसे होंगे, अभी अभी हमने एक फंक्शन ठीक है चेक करा था, ग्राफ बनाया था जिसका आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक, इस फंक्शन को हम कहते क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है हमारा, आइडेंटिटी फंक्शन। इसको जो इनपुट देंगे वही हमें क्या देने वाला है, आउटपुट। अब देखो ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, तो चाहे ग्राफ से चेक कर लो इसको। इस फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बना। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ग्राफ को एग्जैक्टली कितने पॉइंट पे कट करता है, एक ही पॉइंट पे कट करती है हॉरिजॉन्टल लाइन। किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 1। ठीक, प्लस अब देखो इसका कोडोमेन कितना है, पूरा का पूरा रियल नंबर, और डोमेन कितना, रियल नंबर। जो इनपुट दोगे वही क्या आने वाले, आउटपुट। अगर इनपुट हम पूरा का पूरा रियल नंबर देंगे तो आउटपुट भी कितने आएंगे, पूरा का पूरा रियल नंबर। तो ये क्या होगा, ऑन टू भी होगा। अगर 1 1 है ऑन टू है तो क्या हो जाएगा हमारा, बाइजेक्टिव।
ठीक, तो ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं काउंटिंग ऑफ फंक्शन। ठीक, तो काउंटिंग ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में हमारा आया हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारा काउंटिंग ऑफ फंक्शन। ठीक, अब काउंटिंग ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो हमारे पास क्या है कि वन वन और ऑन टू फंक्शन, किसी भी फंक्शन को वन वन होने के लिए और ऑन टू होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि नेसेसरी कंडीशन फॉर वन वन, किसी भी फंक्शन के वन वन होने की नेसेसरी कंडीशन क्या है। ठीक, उसको डिस्कस करते हैं। तो क्या होगी नेसेसरी कंडीशन कि एफ कोई फंक्शन है हमारा, मान लो लेट एफ फ्रॉम ए टू बी ए फंक्शन। ठीक है, बी ए फंक्शन। ठीक है, अब देखो कि ए से बी में कोई फंक्शन है, ये फंक्शन वन वन कब बनेगा, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, तो एक बार समझने का ट्राई करते हैं। देखो सपोज करो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहाँ से यहाँ पर एक हमने फंक्शन डिफाइन करा है। ए सेट में जो एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट में जो एलिमेंट है ए बी सी। ठीक, उसके बाद एक और सेट लेते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें ए बी सी डी ये एलिमेंट है। उसके बाद एक और मैपिंग लेते हैं। ठीक, जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट है और इसमें ए और बी दो ही एलिमेंट है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहाँ से यहाँ पर एक मैपिंग डिफाइन है, यहाँ से यहाँ पर एक मैपिंग डिफाइन है। अब हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन वन वन बन पाएगा नहीं बन पाएगा। तो देखो 1 को हम इस पर मैप कर देते हैं, 2 को बी पे, 3 को सी पर, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा वन वन। डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज क्या आ जाएगी, डिस्टिंक्ट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो इस फंक्शन को, अब इस फंक्शन को वन वन बना सकते हैं, चेक करते हैं। तो इसको इसमें मैप कर देते हैं, इसको इस पे, इसको इस पर मैप कर देते हैं, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज क्या आ जाएगी, डिस्टिंक्ट। तो ये फंक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा वन वन। इसके बाद देखो इसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन वन वन बन पाएगा। 1 को 1 पर मैप कर दिया, 2 को मान लो बी पर मैप कर दिया। अब 3 और 4 को मैप करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर फंक्शन है तो एवरी एलिमेंट जो है वो यूनिक एलिमेंट के साथ क्या होगा, मैप होगा, यानी मैप भी जरूर करना है। तो 3 को या तो बी के साथ मैप करना पड़ेगा या 3 को ए के साथ मैप करना पड़ेगा। सिमिलरली 4 को या तो बी के साथ मैप करना पड़ेगा या ए के साथ मैप करना पड़ेगा। और अगर 3 को हमने बी के साथ या 3 को ए के साथ मैप कर दिया तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ऐसा फंक्शन वन वन नहीं बनेगा, यानी इस केस में कभी भी ये फंक्शन वन वन नहीं बन सकता। तो देखो ध्यान से, नेसेसरी कंडीशन क्या हुई हमारी कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट, डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट और कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल थे तब भी हमने वन वन फंक्शन बनाया। जब डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट कम है कोडोमेन से तब भी हम वन वन फंक्शन बना सकते हैं। और अगर एलिमेंट डोमेन में ज़्यादा है कोडोमेन से तो हम वन वन फंक्शन नहीं बना सकते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन हमारी क्या हुई वन वन की कि कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज लेस देन इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन। ये किसी भी फंक्शन की वन वन होने की नेसेसरी कंडीशन है। ठीक, ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन फॉर वन वन, किसी भी फंक्शन को वन वन होने की नेसेसरी कंडीशन। अब सिमिलरली ऑन टू होने की नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, तो देखो नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑन टू। ठीक, तो एफ मान लो हमारा कोई फंक्शन है ए टू बी में, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी ए फंक्शन, ये कोई फंक्शन है। अब ऑन टू कब होगा, देखो सिमिलर हम ऐसी डायग्राम बना सकते हैं। तो देखो इसी को ध्यान से देखो, डायग्राम को वन वन की कंडीशन को हम हटा देते हैं। अब ऑन टू होने की जो कंडीशन होगी यही डायग्राम ले लेते हैं, कौन कौन से केस में फंक्शन हम ऑन टू बना सकते हैं।
चेक करो, देखो ये हमने फर्स्ट केस बनाया जब दोनों में एलिमेंट है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑन टू फंक्शन। जब कोडोमेन में एलिमेंट ज़्यादा हैं तो देखो ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, नहीं बना सकते। 1 को ए पे, 2 को बी पे, 3 को सी पर मैप कर दिया। अब ये जो एलिमेंट है डी, ये क्या हो गया खाली, इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करी। अगर इसकी प्री इमेज हम एग्जिस्ट करा भी दें, ठीक, तो इसको या तो 3 के साथ मैप करना पड़ेगा, या तो 2 के साथ मैप करना पड़ेगा, या 1 के साथ मैप करना पड़ेगा। और अगर हमने सपोज करो 3 के साथ मैप कर दिया, तो इस 3 की कितनी इमेज हो गई? 2 इमेज हो गई। तो ये क्या नहीं बनेगा? फंक्शन ही नहीं बनेगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो कहती है कि एवरी एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए? यूनिक। तो ये क्या है? नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, ये कभी भी ऑन टू नहीं बनेगा। अब देखो अगर कोडोमेन में मेंबर कम है तो बहुत आसानी से हम ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं। यानी ऑन टू फंक्शन कब नहीं बना सकते? जब कोडोमेन की कार्डिनलिटी डोमेन की कार्डिनलिटी से क्या हो? ग्रेटर हो। तो ऑन टू होने की नेसेसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि कोडोमेन की जो कार्डिनलिटी हो लेस देन इक्वल होनी चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। अगर ऐसा है तो हम किसी फंक्शन को ऑन टू बना सकते हैं। ये क्या है? नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑन टू। तो ये इंपॉर्टेंट थी हमारी काउंटिंग ऑफ फंक्शंस में। अब काउंटिंग करते हैं फंक्शन की, ठीक। तो देखो काउंटिंग में हमारा पहला केस क्या है? केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, ठीक। केस नंबर फर्स्ट है कि केस नंबर फर्स्ट से पहले हम टोटल फंक्शन काउंट कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि लेट एफ हमारा ए टू बी, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी ए फंक्शन। ये कोई फंक्शन है सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू एम, कॉमा कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू एम। यानी ए के अंदर कितने एलिमेंट है? एम एलिमेंट, और एन के अंदर कितने एलिमेंट है? एन एलिमेंट, ठीक। तो देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, सिंपल फंक्शन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे? कोडोमेन की कार्डिनलिटी उसकी पावर डोमेन की कार्डिनलिटी, यानी यहाँ पर देखेंगे तो n की पावर m आने वाला है। ये क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक। ये तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है। अब फर्स्ट केस है हमारे पास, केस नंबर फर्स्ट, ठीक। केस नंबर फर्स्ट है कि अगर m की वैल्यू n से ग्रेटर है, इफ m इज ग्रेटर देन n, देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर, तो हम चेक करेंगे कि कितने वन वन फंक्शन बनेंगे, कितने ऑन टू बनेंगे, और कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे। तो देखो ध्यान से, डोमेन की कार्डिनलिटी अगर कोडोमेन की कार्डिनलिटी से क्या हो? ग्रेटर हो, तो वन वन फंक्शन बनाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वन वन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? डोमेन की कार्डिनलिटी कोडोमेन की कार्डिनलिटी से क्या होनी चाहिए? लेस देन इक्वल। तो देन नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, ठीक, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी बना रहे हैं। ये हम फंक्शन कहाँ पर लेके चले? ए टू बी में। तो ये कितने हो जाएंगे? 0, वन वन फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक। एंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक। ये किसके इक्वल होंगे? देखो ऑन टू होने की नेसेसरी कंडीशन तो क्या है? पास है, ठीक। तो ये कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालेंगे हम, n की पावर n माइनस nc1 इंटू n माइनस 1 की पावर m, प्लस nc2 इंटू n माइनस 2 की पावर m, माइनस nc3 n माइनस 3 की पावर m, प्लस डेल डेल डैश। इसी वे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालेंगे, उसके बाद इतनी क्वांटिटी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो हमारे क्या आएंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन एंड नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम
ए टू बी। तो ए टू बी में बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे? वन वन पॉसिबल है, वन वन पॉसिबल नहीं है, तो बाइजेक्टिव क्या होते हैं? वन वन प्लस ऑन टू वाला फंक्शन क्या होगा हमारा? बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो वन वन बनाना पॉसिबल नहीं, इसलिए बाइजेक्टिव फंक्शन भी हमारा नहीं बनेगा। तो बाइजेक्टिव फंक्शन भी कितने हो जाएंगे? 0। तो केस नंबर फर्स्ट है। इसके बाद केस नंबर सेकंड होगा कि जब m की वैल्यू को n से क्या ले लें? ग्रेटर। ठीक, तो इसी में ठीक कर लेते हैं। तो सेकंड केस है हमारा, ठीक, केस नंबर सेकंड क्या है कि इफ m इज स्ट्रिक्टली लेस देन n, तो देन, ठीक, देन नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। अब देखो वन वन फंक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? होल्ड, क्योंकि हमारे डोमेन की कार्डिनलिटी जो है वो लेस देन होगी को डोमेन की कार्डिनलिटी से। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या होंगे? NCM इंटू फैक्टोरियल m। ये क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ को डोमेन। ये क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इंटू फैक्टोरियल। और ये क्या है? m क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। तो इसके इक्वल होंगे NCM इंटू फैक्टोरियल m। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे? देखो ऑन टू फंक्शन बनाने पॉसिबल है? नहीं बनाने पॉसिबल है, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन क्या हो जाती है? फेल। और डोमेन की कार्डिनलिटी क्या आ रही है? डोमेन की कार्डिनलिटी से ग्रेटर। तो ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे? 0। अगर ऑन टू फंक्शन 0 बन गए तो बाइजेक्टिव फंक्शन भी कितने बन जाएंगे? 0, क्योंकि बाइजेक्टिव क्या होता है? वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी। तो हम ऑन टू तो नहीं बना सकते, इसलिए फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं बनेगा। इसके बाद हमारा केस नंबर थर्ड है, अगर m और n की वैल्यू को हम क्या ले लें? इक्वल। अगर m और n की वैल्यू को क्या लें? इक्वल, तो m इक्वल टू n। केस नंबर थर्ड, अगर m और n इक्वल होंगे तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी जो होंगे वो हमारे कितने होंगे? n फैक्टोरियल। उसी फॉर्मूले से कि टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होते हैं? NCM इंटू m फैक्टोरियल। m और n क्या है यहाँ पर? इक्वल, तो ये कितने आ जाएंगे? NCN इंटू n फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, तो किसके ऊपर आ जाएगा? n फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे? n फैक्टोरियल। सिमिलरली नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालोगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करोगे तो ये भी हमारे पास n फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक, इसके बाद वन वन फंक्शन भी n फैक्टोरियल, ऑन टू फंक्शन भी n फैक्टोरियल, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन भी कितने बनेंगे हमारे? n फैक्टोरियल। ठीक, तो ये हमारी क्या है? काउंटिंग है फंक्शंस की, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे। इसके बाद नेट में कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक, काउंटिंग से रिलेटेड, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा नेट JR है, तो जून 13 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर टू सेट्स ए हैं जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, यानी 3 एलिमेंट है इसके अंदर, एंड सेट बी है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है। देन ऑप्शन फर्स्ट है कि देन द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज 125। सेकंड ऑप्शन कहता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी 243। थर्ड ऑप्शन कहता है टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी 60। और फोर्थ ऑप्शन कहता है टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी 120। सिंपल काउंटिंग के ऊपर क्वेश्चन है हमारा, तो फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ए से बी में हमें फंक्शन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक, क्या होता है? कोडोमेन की कार्डिनलिटी की पावर डोमेन की कार्डिनलिटी। ए टू बी में हमें निकालना है, तो बी की कार्डिनलिटी कितनी है? 5 की पावर 3, कितना हो जाएगा? 125। 125 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट और सेकंड क्या आ जाएगा? इनकरेक्ट। उसके बाद सेकंड में हमें क्या देखना है? वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन क्या होते हैं? NCM इंटू फैक्टोरियल m, ये होता है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? कोडोमेन की कार्डिनलिटी 5, C डोमेन की कार्डिनलिटी 3 इंटू फैक्टोरियल 3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 60। ठीक, 53 इंटू फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। तो ऑप्शन सी करेक्ट और डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट।
तो सिंपल काउंटिंग क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ तो क्वेश्चन है हमारे जो फंक्शन से रिलेटेड आए हुए हैं नेट एग्जाम में, गेट एग्जाम में। उसके बाद फंक्शंस के कुछ और टाइप हैं, जैसे हमारा कंपोजिशन फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, उनसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।